हेलो बच्चों, क्या हाल है आप लोगों के। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स में टॉर्क वाला कॉन्सेप्ट। क्लियर। अब टॉर्क वाले कॉन्सेप्ट में क्या है कि अगर मैं उसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूं किसी डायपोल को और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूं तो दोनों में केसेस क्या क्या बनते हैं। ठीक, चलिए आइए समझते हैं। पहला पार्ट है हमारे पास कि हमने सबसे पहले हेडिंग डाली क्या, टॉर्क ऑन अ डायपोल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड में आ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करी। क्या करी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करी। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ को है, यहाँ को है। एक चार्ज हमने यहाँ रखा, एक चार्ज हमने यहाँ रखा, ये बनाया हमने पूरा डायपोल। इसको मान लिया प्लस क्यू, इसको मान लिया हमने माइनस क्यू। क्लियर। अब क्या होगा, प्लस क्यू से अब वे फोर्स लगेगा क्यू, एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू ई। इसमें कितना लगेगा, एफ इक्वल टू माइनस क्यू ई। किस डायरेक्शन में, अपोजिट। ठीक, यहां से हमने इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस करी। ठीक, ये एंगल हमारा क्या हो गया, थीटा। ये डिस्टेंस मान ली हमने डायपोल की 2l, तो ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 2l साइन थीटा। नीचे वाला क्या हो जाएगा, 2l cos थीटा। फिर समझ में आ गया। क्लियर। अब हमारे पास क्या होता है, जो टॉर्क होता है वो क्या करता है, कपल बनाता है। ठीक है, कपल यानी कि रोटेटिंग पार्ट। ठीक है, टॉर्क कपल एक्टिंग बिटवीन टू फोर्सेस ऑन एनी बॉडी। ठीक है, ये हो गया हमारे पास क्लियर। ठीक, अब हम टॉर्क का यहाँ पे क्या होगा, फोर्स हमारा कितना हो जाएगा, 0। टॉर्क नॉट इक्वल टू 0 यूनिफॉर्म वाले इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब हम लिखेंगे टॉर्क इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या लिखेंगे, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स क्या आ जाएगा हमारे पास, क्यू ई। क्लियर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 2l साइन थीटा। ठीक, अब हमारे पास क्या बच गया, Q, ये ले लेंगे हम Q इंटू 2l एक साथ। ठीक, यहां बच जाएगा E साइन थीटा। Q इंटू 2l क्या हो जाएगा, P E साइन थीटा। ये हो जाएगा हमारा टॉर्क। टॉर्क की वेक्टर फॉर्म क्या होगी, P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। ये रहेगा हमारे पास टॉर्क का। किसी भी डायपोल को अगर हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो टॉर्क उस केस में कितना आएगा, P क्रॉस E। अब इसमें हम देखेंगे कि थीटा इक्वल टू 0 पे मिनिमम होता है, मैक्सिमम होता है, कौन कौन से केसेस होते हैं वो केसेस देखेंगे। देखो सबसे पहले हम देखेंगे केसेस। केसेस क्या होते हैं, केसेस में व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 और 180 तो टॉर्क कितना हो जाएगा, देन टॉर्क इक्वल टू पीई साइन 0 कितना हो जाएगा, 0। टॉर्क इक्वल टू पीई साइन इन 180। ठीक, ये भी 0 हो जाएगा। तो टॉर्क क्या हो जाएगा, मिनिमम। ठीक, टॉर्क क्या होगा हमारा, 0 हो जाएगा जो मिनिमम होगा। अब केस सेकंड देखेंगे हम, केस फर्स्ट, केस सेकंड। व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री देन टॉर्क इक्वल टू पीई साइन 90। तो टॉर्क क्या होगा, पीई कितना बन जाएगा हमारे पास, मैक्सिमम। कितना क्लियर है। ठीक, टॉर्क कितना बन गया हमारा, मैक्सिमम बन गया, मिनिमम बन गया। टॉर्क की कंडीशन क्या होती है, कैसे वो डायपोल में रिएक्ट करता है। ठीक, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको समझ में आ गया कैसे लिया, ये क्योंकि हमारे पास लेंथ थी 2l, इसका कंपोनेंट लिया तो 2l sin थीटा परपेंडिकुलर और थीटा के साथ जो एंगल बनेगा उसके साथ cos थीटा। क्लियर। अब हम देखते हैं कुछ इसमें केसेस में क्या है कि अगर मैंने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं। क्या देख रहे हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में सेम ऐसी फिगर बनेगा हमारे पास कि हमारे पास एक क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को जा रही है, ये हमने डायपोल रख दिया। ठीक, ये हमारे पास एक प्लस क्यू का और एक माइनस क्यू का डायपोल है। ठीक है, तो मिनिमम वाले केस में क्या होगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में थीटा इक्वल टू 0 होगा। थीटा इक्वल टू 0 होगा तो टॉर्क
जीरो आ जाएगा और फोर्स भी जीरो आ जाएगा। जब हमारा केस ऐसा होता है कि हमारे पास थीटा इक्वल टू जीरो, टॉर्क इक्वल टू जीरो, पी साइन जीरो, साइन जीरो की वैल्यू जीरो हो जाती है, ठीक, फोर्स इक्वल टू जीरो, तो ये किस कंडीशन में आता है? स्टेबल इक्विलिब्रियम में। यानी कि इसमें क्या है कि आपका डाइपोल वापस रिटर्न बैक करेगा। क्या करेगा? डाइपोल रिटर्न्स बैक टू इट्स ओन पोजीशन, बैक टू इट्स ओन पोजीशन, ठीक है। अब इसका एग्जांपल क्या हो गया? पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो वो एग्जांपल हो गया हमारे पास। तो ये था केस हमारा किसका? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम है। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी आप बताओ? इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी मिनिमम। कितनी हो जाएगी? मिनिमम। समझ में आ गया वाला? अब इसके बाद हम देखेंगे दूसरा केस कौन सा वाला, जिसमें हम कहेंगे थीटा की वैल्यू चेंज देंगे और अनस्टेबल केस वाला। तब तक आप इसको नोट करिए। नोट कर लिया ये वाला पार्ट? आप देखते हैं हम इसके अंदर कि थीटा इक्वल टू 180 वाला केस क्या है हमारे पास। मैंने आपको बताया था ना कि थीटा इक्वल टू जीरो वाला हो गया, थीटा इक्वल टू 180 वाला केस देखते हैं। अब देखो केस में दूसरे में क्या है, केस हमारे पास कि थीटा हमारे पास 180 डिग्री है, ठीक। अब हमने क्या करा? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से ड्रॉ कर दी। क्या कर दी? फिर से ड्रॉ कर दी। अब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ को है? टुवर्ड्स बाहर को, ठीक। उसके बाद हमने क्या करा? डायपोल बनाया इसमें। अब डायपोल बनाया ये वाला, यहाँ पे हमने क्या रखा? पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे रखा नेगेटिव चार्ज। अब डायपोल की डायरेक्शन कहाँ को होगी बताओ? इस साइड को डायपोल की डायरेक्शन होगी, इधर को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, ठीक। यहाँ पे एक चार्ज पॉजिटिव रख दिया, एक चार्ज नेगेटिव रख दिया। क्लियर? इतना समझ में आ गया? ये क्लियर है? उसके बाद हम क्या करेंगे? यहाँ पे थीटा इक्वल टू 180 रखा है। अब थीटा इक्वल टू 180 रखा तो कितना आ जाएगा? टॉर्क पीई साइन 180। कितना आ जाएगा? टॉर्क जीरो आ जाएगा। अब फोर्स भी क्या होगा? जीरो आ जाएगा। फोर्स भी जीरो आ गया। इसका मतलब केस कौन सा बनेगा हमारे पास? ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। कौन सा केस बनेगा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का, ठीक। तो इस केस में हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है मैक्सिमम। क्या होगी? मैक्सिमम। इसका एग्जांपल देखते हैं कि एग्जांपल क्या हो गया? अ बॉल ऑन द टॉप ऑफ हिल, ठीक है, कि ऊंचाई पे एक क्या रखा हमने? बॉल रखी हुई है। वो हमारे पास क्या हो गया? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का, क्योंकि वो क्या ऊंचाई पे होगी तो नीचे गिरेगी, तो इसका मतलब स्टेबिलिटी नहीं है उसकी, ठीक। अब इसके बाद आया हमारे पास कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम कैसे देखते हैं? इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या देखेंगे? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। तब तक हम थोड़ा सा इसको इरेज भी कर देते हैं बाल को, क्योंकि क्या होगा फिर ये आपको कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, ठीक। अब कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए हमने ऐसी चीज रखनी नहीं है, हमने एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर लेके चलते जाना है। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में देखो क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मैंने इस टाइप से नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करी, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको देखो, यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे ले आऊं और यहाँ से ऐसे नीचे को बना देते हैं, चलो इसको नीचे को बना देते हैं, नीचे को बना देते हैं, ठीक है। ये होगी क्या होगी हमारे पास? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये तो पता चल रहा है कि भाई यहाँ पे पास पास है, वहां पे दूर है। एक डायपोल मैंने यहाँ रख दिया, मान लो डायपोल मैंने यहाँ पे रख दिया। कितना समझ में आ गया? ठीक। अब हमने क्या किया? जैसे वहां पे हमने क्या किया था? यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रख दिया। क्लियर? यहाँ पे रख दी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे रख दिया हमने क्या? वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। प्रॉपर्टी थी ना इलेक्ट्रिक फील्ड की कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा? डिस्टेंसेस ज्यादा होगी तो उसका मतलब वीक बनेगी, जहां पे क्लोज क्लोज होंगी वहां पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक। अब इसमें यहाँ पे क्या आएगा? फोर्स Q E2 और यहाँ पे Q E1 मान लो। क्या बनेगा? Q E2 और Q E1 मान लिया, ठीक। इसका इधर को और इसका इधर को, ठीक हो गया। अब हमारे पास क्या है? देखो अब कंडीशन क्या है कि यहाँ पे हमें फोर्स निकालना है, ठीक। अब F नेट क्या होगा? यहाँ पे नॉट इक्वल टू जीरो और टॉर्क नेट भी नॉट इक्वल टू जीरो। अब ये दोनों जीरो क्यों नहीं है? इसका रीजन है, देखो फोर्स नेट जीरो होने की वजह से क्या है कि हमारे पास क्या है? इस एरिया में फोर्स ज्यादा होगा और इस एरिया में फोर्स कम होगा, क्योंकि किसकी वजह से? ड्यू टू वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। इतना क्लियर है?
अब ऐसे हमारे पास टॉर्क नेट होगा, जब वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो इसका मतलब हमारे पास क्या होगा, फोर्स नेट जीरो नहीं है, नॉन जीरो है हमारा फोर्स, तो इसका मतलब कौन से फोर्सेस की वजह से हो रहा है, वो नॉन कोलिनियर फोर्सेस की वजह से हमारा क्या हो रहा है, टॉर्क क्या हो रहा है, जीरो नहीं हो रहा है। क्लियर, इतना समझ में आ गया। ठीक, तो ये था हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का। क्लियर, अब हम इसका देखते हैं, इसके बाद एक नया टॉपिक है हमारे पास। देखो ये तो हमने क्या पढ़ लिया ना, ये हमने पढ़ लिया टॉर्क का केस कि हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या था, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या था, तो हम उसको इजीली क्वेश्चंस में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस में हमारे पास क्या है, कॉन्सेप्चुअल चीजें आती हैं, 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी बनते हैं इससे कि हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म में एफ नेट क्या होता है, टॉर्क नेट क्या होता है, यूनिफॉर्म में हमारे पास थीटा का जीरो होगा तो स्टेबल कंडीशन क्या है, इक्विलिब्रियम में है, कौन से इक्विलिब्रियम में है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपको आ जाते हैं। अब देखते हैं इसके बाद हम नया पॉइंट, एक कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, कि चार्ज को हमने कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया है। ठीक, अब चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमारे पास क्या होगा, अलग अलग से 3 टाइप के क्या है, सरफेसेस एरिया है। हम देखते हैं सबसे पहला है लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि हमारे पास कुछ इस टाइप का एक वायर है, अब मैंने उस पर क्या करा, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उसकी लेंथ L है और ये चार्ज क्या है, Q। ठीक, तो इसके ऊपर जितना डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इसकी डेंसिटी होगी, यानी कि हम कितना डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। अब देखो, तो लाइन चार्ज डेंसिटी क्या होगी हमारे पास, लैम्डा इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ। इतना समझ में आ गया कि लैम्डा इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ। ऐसे हमारे पास क्या है, सेकंड पार्ट क्या होगा बताओ, कौन सा पार्ट है सेकंड हमारे पास, शीट चार्ज। ठीक है, शीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, शीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, कि हम क्या करेंगे, किसी शीट के ऊपर, फॉर एग्जांपल मान लो इस टाइप की कोई शीट है हमारे पास, तो हम उसके ऊपर चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अब चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद हमने क्या बोला इसमें, कि जब ये सरफेस एरिया पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है पूरा, तो हम क्या बोलेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या बोलेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी, जो कितना होगा, सिग्मा इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया। यूनिट लिख सकते हो आप इसकी, देखो लैम्डा यूनिट क्या होगी, कूलाम पर मीटर, यहाँ क्या होगा, कूलाम पर मीटर स्क्वायर। ऐसे हमारा एक केस और है दूसरा, इसके बाद शीट चार्ज के बाद वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम उसको देखते हैं, आप लोग पहले इसको नोट करिए। क्लियर, नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने ये सारा। ठीक, अब हम इसको इरेज कर देते हैं। देन इसके बाद बच्चा क्या था हमारा लास्ट टॉपिक, सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए। एक चीज में रह गई है, आप लोग इसको सही कर लीजिए, ये पॉजिटिव की जगह ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा। दूसरा हमारे पास क्या है, ये वाले पार्ट कौन सा है, E2, और ये वाला पार्ट अगर हमारे पास E1 इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो E2 इज लेस देन E1 हो जाएगा। क्लियर, अब देखिए हमारे पास क्या है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। कौन सा आ गया हमारे पार्ट, थर्ड पार्ट आ गया, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या आ गया, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब वॉल्यूम चार्ज वाले में क्या है, ये हमने एक स्फीयर ले लिया, पूरे स्फीयर के ऊपर सारा चार्जेस रख दिया। ठीक है, ये स्फीयर आपको सर्किल की तरह दिखा होगा, लेकिन जनरली ये क्या है, स्फीयर है। स्फीयर के ऊपर पूरा चार्ज रख दिया, तो ये क्या हो गया, कितना इसका क्या होगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक, वो कितनी हो जाएगी हमारे पास, रो इक्वल टू कितना होगा, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, कितना यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, कूलाम पर मीटर क्यूब। तो ये थे हमारे पास 3 टाइप के, जैसे हम चार्जेस को स्प्रेड कर सकते हैं, एक तो लाइन चार्ज में, एक शीट चार्ज में और एक स्फेरिकल चार्ज में। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया हमारे पास, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एक हो गया आपका एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, दूसरा हमारे पास क्या हो गया, कौन सा वाला, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, की लाइन में हम चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसके एप्लीकेशंस भी हैं अभी आगे। उससे पहले हम नया टर्म देखते हैं, एक फ्लक्स वाला टर्म आता है जो, ठीक है, उससे फ्लक्स से पहले हम देखते हैं एक एरिया वेक्टर किसे कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, एरिया वेक्टर। देखो सबसे पहले बात क्या है कि हम लोग मैक्सिमम केस में समझते हैं कि एरिया एक स्केलर क्वांटिटी, बट जनरली कई बार क्या होता है हमारे पास, हम किस में पढ़ते हैं, जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं, तो ये क्या होता है हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर। तो एरिया वेक्टर
is always perpendicular to the plane। ठीक है, अब ये देखो, अब ये होता कैसे, मान लो हमने कोई सा भी ये वाला एरिया मान लिया, इस टाइप का एरिया मान लिया, तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ को मिलेगा, ये वेक्टर, यानी कि इसके परपेंडिकुलर। अगर मेरे पास अगर कोई शीट ऐसी है तो उसका वेक्टर कहाँ को निकलेगा, बाहर को। ठीक, अब ऐसे शीट है तो उसका एरिया वेक्टर कहाँ को निकलेगा, इसके परपेंडिकुलर बाहर को। क्लियर। फॉर एग्जांपल मान लो मैंने ये एक एरिया मान लिया, अब इसके एरिया वाला पार्ट ले लिया तो मैंने ये एक एरिया वेक्टर मान लिया। क्लियर। तो ये यहाँ पे क्या निकलेगा, एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर का फॉर्मूला होता है ए वेक्टर इक्वल टू ए डॉट एन कैप। ठीक है, ये एरिया इनटू जितना उसका यूनिट वेक्टर होगा। इतना समझ में आ गया। ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर इतना। तो ये था हमारे पास एरिया वेक्टर। जब हमने एरिया वेक्टर पढ़ दिया तो उसका मतलब हमारे पास कुछ ना कुछ एक नया टर्म आएगा, तो उस नया टर्म का नाम होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या नाम होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब आओ हम समझते हैं कैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या कहता है, सबसे पहले हम देखते हैं क्या है हेडिंग हमारी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सबसे पहले हम इसकी डिफाइन लिखते हैं, इसमें लिखते हैं इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स passing through normally that area। क्या लिखेंगे, that area। ये है हमारे पास इसकी बेसिक डिफाइन। क्लियर, इतना हमें कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक, अब हम देखते हैं कि ये फ्लक्स होता क्या। देखो, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये हमारे पास कोई पर्टिकुलर एरिया है, ये एरिया है। अब इसका एरिया वेक्टर कहां को निकलेगा, इधर देखो, सबको पता है कि इसका एरिया वेक्टर कहां को निकलेगा, आउट ऑफ द प्लेन, यानी कि प्लेन के परपेंडिकुलर। यहां से नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितनी पास हो रही है, क्या हो रहा है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितनी पास हो रही है, वो क्या होगा हमारे पास, फ्लक्स। फ्लक्स कैसे कहेंगे, जितने पर्टिकुलर एरिया से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी उसे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। उसका फॉर्मूला होता है फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, सेम डायरेक्शन में। अब इसमें थीटा देखो कितना होगा, ए वेक्टर दोनों एक साथ अलाइंड है तो थीटा 0, तो कितना हो जाएगा, ई ए। ठीक हो गया, इतना समझ में आ गया। अब फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास सरफेस क्या, हमने क्या करा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे बना दी। कैसे बना दी, ऐसे बना दी। अब इस ऐसे वाले प्लेन को हमने ऐसे रख दिया। कैसे रख दिया, तो एरिया वेक्टर कहां को बनेगा, बताओ, अपवर्ड को। तो ये आ गया हमारे पास एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां को है, यहाँ पे एंगल कितना बनना है, 90 डिग्री। थीटा 90 होगा तो क्या होगा, cos 90 कितना होता है, cos 0 1, cos 90 0। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0। क्योंकि कोई भी देखो, अब ऐसे है एरिया, मेरा हाथ है, अब यहाँ से कोई चीज पास होगी तो ऊपर से पास हो जाएगी ना, उसके अंदर थोड़ी जाएगी। जब अंदर से नहीं जाएगी तो इसका मतलब फ्लक्स 0 होगा। क्लियर। दूसरा हमारे पास मान लो इस टाइप की कोई नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, मैंने नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मानी, कहीं पे पास है तो स्ट्रॉन्ग है, दूर है तो वीक है। उसमें मैंने एक एरिया बना दिया, ऐसे कुछ टाइप का एरिया। ठीक, इसे मैंने ले लिया कि भाई एक इतने वाले पार्ट का डी ए, ये डी ए वेक्टर है हमारे पास। ठीक, अब हमें नेट फ्लक्स निकालना है, इसका टोटल फ्लक्स निकालना है पूरे एरिया का। अब इसका ये इरेगुलर शेप का है, इस इरेगुलर शेप वाले में कैसे निकालेंगे, फ्लक्स थ्रू डीए एलिमेंट। अब कितना आ जाएगा बताओ कितना आएगा, डी फाई ई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर। अब टोटल फ्लक्स निकालोगे तो कैसे निकलेगा, फ्लक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ई वेक्टर इक्वल टू डीए वेक्टर। ये निकल जाएगा टोटल फ्लक्स फाई, क्योंकि हम क्या करेंगे, छोटे छोटे एरिया को इकट्ठा करके सबको ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा क्या, नेट फ्लक्स। समझ में आ गया इतना कॉन्सेप्ट कि हमने क्या क्या पढ़ा, एरिया वेक्टर पढ़ लिया, तो एरिया पता है हमें कि एरिया वेक्टर इक्वल टू ए डॉट एन कैप होता है। ठीक, ऐसे हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स पता चल गया हमें कि क्या होता है, ई ए कॉस थीटा होता है। थीटा 0 रखेंगे तो ई ए निकल के आएगा, थीटा 90 रखेंगे तो 0 आएगा। टोटल फ्लक्स निकालना होगा तो हम उसे इंटीग्रेट कर देंगे। क्लियर, ये समझ में आ गया हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब हमारे पास इसके बाद है गॉस लॉ। ठीक, गॉस लॉ पढ़ने के लिए उसके बाद कुछ उसके एप्लीकेशंस भी हैं। गॉस लॉ कहता क्या है, गॉस लॉ के कौन कौन से एप्लीकेशन है, जो हमने लाइन चार्ज पढ़ा था वो सब हम किसमें पढ़ेंगे,
गॉस की फॉर्म में। क्लियर? उसके बाद हम देखेंगे कुछ इसके न्यूमेरिकल। समझ में आ गया? अब इसके बाद आगे देखने के लिए हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जुड़े रहिए हमसे, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम किसके साथ? गॉस लॉ के साथ। थैंक यू।